जी, आपकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी में हमेशा की तरह हम बात कर रहे हैं कि आपके हितों में रेरा किस तरह से मददगार साबित होती है। आपकी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, रेरा उसमें कैसे मदद कर सकती है। डॉक्टर के खंडेलवाल, रेरा के चेयरमैन, हमारे साथ बातचीत की। सर, ये स्थिति लगातार बनी हुई है और बड़ी अच्छी बात है कि इंफॉर्मेशन, अगर जानकारी पहले पहुंच जाए तो शायद दिक्कत में फंसे ना लौटी। तो ये जानकारी सही कैसे मिले, उसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये जो लोग जानकारी सही नहीं देते हैं उनके खिलाफ रेरा क्या कार्रवाई करता है। सोलंकी साहब, जो आपने मुद्दा उठाया है उस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आवश्यक है कि हम ये समझें कि ये कानून जो है, रेरा का कानून क्यों आया। रेरा के कानून के तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की जाती है और इसके दो पर्पज होते हैं कि रेगुलेशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर और साथ ही साथ ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, यानी दोनों चीजें हैं। रेगुलेशन के साथ साथ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ को भी मद्देनजर रखना है। अब जब ये कानून आया, रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो गई, तब उसका मुख्य काम क्या है। रेगुलेटरी अथॉरिटी का मुख्य काम उसका ये है कि जो सेल है प्लॉट की, बिल्डिंग की, अपार्टमेंट की, जो भी कोई सेल है रियल एस्टेट सेक्टर में, वो सेल एफिशिएंट हो और ट्रांसपेरेंट हो। दो चीजें हैं, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट। किसी भी सेल के होने की जरूरी है कि आवश्यक सूचना उस प्लॉट के बारे में, अपार्टमेंट के बारे में या बिल्डिंग के बारे में जो कि एक प्रोस्पेक्टिव बायर खरीदना चाहता है उपलब्ध हो। तभी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यह सुनिश्चित कर पाएगी कि जो ये सेल है ये एफिशिएंट भी हो और ट्रांसपेरेंट भी हो। अब क्वेश्चन आता है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इस चीज को करने के लिए कि सेल एफिशिएंट हो और ट्रांसपेरेंट हो, उसके लिए उसकी क्या जिम्मेदारी है। देखिएगा, इस कानून के तहत कंज्यूमर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना भी एक जिम्मेदारी है। जहां हमने कहा ना ट्रांसपेरेंसी सभी के लिए फायदेमंद है। तो जैसा कि इस एक्ट में 3 स्टेक होल्डर्स हैं मेनली, रियल एस्टेट का जो प्रमोटर है, रियल एस्टेट में जो डील्स को फाइनलाइज कराता है, यानी रियल एस्टेट एजेंट है या ब्रोकर है या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, किसी नाम से कहें, और तीसरा एलओटी। इन तीनों की ही कुछ जिम्मेदारियां नियत की गई हैं, इनकी राइट्स दिए गए हैं, इनको इनकी ड्यूटीज प्रेस्क्राइब की गई हैं। और राइट्स एंड ड्यूटीज इस प्रकार से हैं जिसका पर्पज, उद्देश्य मुख्यतः ये है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो सेल फाइनल हो रही है, उसमें जो आवश्यक सूचना है वो आवश्यक सूचना उसके पास उपलब्ध हो, एलओटी के पास, ताकि वो सही परिप्रेक्ष्य में जानकारी के आधार पर इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। अब देखिए क्या है। सबसे पहली चीज, जब भी प्रमोटर कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आता है तो उस नए प्रोजेक्ट के बारे में उसने सारी की सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी और अथॉरिटी का जो उस वेबसाइट है उस पर जो प्रमोटर का वेब पेज है, उस वेब पेज पर भी उस प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त जानकारी होगी। अब जानकारी क्या है? सबसे पहली जानकारी क्या है कि भाई प्रमोटर है कौन, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है, उसके पास क्या लैंड ओनरशिप है, क्या उसके पास लाइसेंस है, लाइसेंस की वैलिडिटी कितने टाइम के लिए है, लाइसेंस किस चीज का है, लाइसेंस में उसके साथ दूसरा डेवलपर कौन है, कोई कोलैबोरेटर है जो उसको तैयार करेगा, बनाएगा, क्योंकि लाइसेंस होल्डर तो लैंड ओनर होता है और लैंड ओनर को बात जरूरी नहीं है कि उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या टेक्निकल रिसोर्सेज हो उसे पूरा करने के। तो ऐसी स्थिति में किसी कोलैबोरेटर को साथ देता है। तो सच्चाई में जो है वो कोलैबोरेटर जो है ना वही प्रमोटर होता है। कोलैबोरेटर ने ही वो डिलीवरी करनी होती है, कोलैबोरेटर ने ही वो कमिटमेंट करने होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मैंने कहा ना प्रमोटर कौन है उस प्रोजेक्ट का, उस प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है,
पिछले 5 साल में उसने कौन से प्रोजेक्ट पूरे किए, कौन से प्रोजेक्ट के चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट पर लिटिगेशन की स्थिति क्या है। यानी जब तक उस प्रमोटर के बारे में सारी सूचना नहीं होता कि वो आदमी को मालूम हो कि इस प्रमोटर ने पहले 5 सालों के बजट तो पूरे नहीं किए, एक नया प्रोजेक्ट और लॉन्च कर दिया, तो उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होगी 5 साल में इस प्रमोटर की ये प्रोजेक्ट है, इनकी ये स्थिति है। उसके बाद जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करना चाहता है उसकी लैंड किसके नाम पर है, तो डिक्लेरेशन देखता है वो प्रमोटर की। डिक्लेरेशन क्या है, 4 इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है इस एक्ट में जो प्रमोटर ने देने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट। नंबर 1 कि इसमें कोई लैंड टाइटल का डिफेक्ट नहीं है, दिस लैंड इज फ्री फ्रॉम लैंड टाइटल डिफेक्ट। जो जमीन की मालिकियत दिखाई गई है उस मालिकियत के अकॉर्डिंगली ही लाइसेंस लिया गया है, ठीक है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट पर कोई इनकम्बरेंस नहीं है, इस प्रोजेक्ट जो लैंड है इस पर कोई इनकम्बरेंस नहीं है, दिस प्रोजेक्ट इज इनकम्बरेंस फ्री। ये ऐसा नहीं है इस प्रोजेक्ट जमीन पर पहले किसी ने लोन ले रखा हो, जमीन का मालिक तो आप भी हो पर लोन ले रखा हो, तो इनकम्बरेंस फ्री है। इनकम्बरेंस फ्री का भी उसने एफिडेविट देना पड़ता है। तीसरी चीज जो उसने कहनी होती है कि इस प्रोजेक्ट को कितने समय में पूरा करना चाहता है, ही हैज टू डिक्लेयर टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये डिक्लेरेशन देना होता है। और चौथा डिक्लेरेशन जरूरी उसके लिए ये है कि वो इस प्रोजेक्ट का जो पैसा आएगा सारा इस प्रोजेक्ट पर खर्च होगा, 70% पैसा एक अलग अकाउंट में होगा, उस पैसे में 70% जो अकाउंट में होगा उसमें से खर्चा केवल लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन पर खर्च होगा। जो 30% बच गया है उस पैसे को भी वो प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस में लगाएगा, जैसे कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देना है, लोन जो लिया हुआ उसकी किस्त रिपे करनी है, प्रोजेक्ट रिलेटेड ही होगा। यानी जो पहले परेशानी होती थी ना कि प्रोजेक्ट में लोगों का जो पैसा आता था उस पैसे को कहीं और लगाया जाता था, तो जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स था, जो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स था उस रोकने, और उसका एफिडेविट रहता है ये मेरा अकाउंट मास्टर अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट रेरा अकाउंट है, 70% पैसा जाएगा, ये मेरा अकाउंट है 30% पैसा इसमें आएगा, और इस अकाउंट का ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर वो रेरा को देता है कि मैंने इसमें से ये खर्चा किया है। और जो खर्चा किया, जो पैसा निकाला है उसने 70% अकाउंट से, उसके सारे सर्टिफिकेट देगा। वो पैसा कब निकाल सकता है, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सर्टिफाई किया हो, चार्टर्ड इंजीनियर ने सर्टिफाई किया हो, और जो उसका प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्ट है उसने सर्टिफाई किया हो कि हाँ इतने रुपए का काम हो चुका है, उतनी अमाउंट वो उसमें से रिएम्बर्स कर लेगा। यानी अब जो है प्रोजेक्ट के पैसे का मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो सबसे ट्रांसपेरेंसी तो ये है, सबसे बड़ी जो गारंटी है वो देखेगा, जो एलओटी है, प्रोस्पेक्टिव बायर है, वो देखेगा वेबसाइट पर जाकर के सूचना देखेगा, भाई इसने चारों चीज दी, लैंड इज इनकम्बरेंस फ्री, देयर इज नो टाइटल डिफेक्ट, ये प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का टाइम पीरियड डिक्लेयर किया हुआ है, और बाकी इसने ये बैंक अकाउंट दिए हुए हैं जिन्हें अकाउंट से इसका पैसा इसने खर्च करना है। अब क्वेश्चन आता है कि बाकी क्या सूचनाएं जरूरी है, जैसे भाई पहले ऐसा होता था कि प्रोजेक्ट में उसके बाद लाइसेंस भी नहीं होता था और प्रोजेक्ट लॉन्च करता था, लॉन्च कर दिया, लोगों का पैसा अटक गया, लाइसेंस मिला नहीं, दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, लोगों का पुराने प्रोजेक्ट में पैसा अटका पड़ा है, उस प्रोजेक्ट का फेट किसी को नहीं मालूम, ना वो पैसा वापस कर रहा है। अब ये नहीं हो सकता। अब उसे प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, रेरा का रजिस्ट्रेशन करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सारी की सारी जो अप्रूवल्स जरूरी हैं उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए और पूरा करने के लिए, वो अप्रूवल्स लेकर के आनी पड़ेंगी। तो उसमें सारी अप्रूवल्स मौजूद होंगी। अप्रूवल्स के बाद लेआउट प्लान है उसका, बिल्डिंग प्लान है उसका, जोनिंग प्लान है, डिमार्केशन प्लान है, जितने भी नक्शे उससे संबंधित है प्रोजेक्ट से, वो सारे नक्शे लाने होंगे। और जरूरी क्या है कि ये निश्चित किया इस एक्ट ने, सेक्शन 11 जो है जिसमें प्रोमोटर्स की ड्यूटीज बताई गई हैं, उसकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि जब भी वो बुकिंग करेगा या अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा, तो ही विल मेक अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अप्रूवल्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लेआउट प्लान, बिल्डिंग प्लान, जोनिंग प्लान, डिमार्केशन प्लान, जो भी उसमें प्लान्स हैं वो, और उनको वो ही विल मेक इट अवेलेबल कराएगा। कैसे, जहां साइट है वहां साइट पर डिस्प्ले करेगा सारा, यदि कोई बुकिंग ऑफिस है तो बुकिंग ऑफिस में डिस्प्ले करेगा, ताकि वो जो आदमी अलॉटी जो करा रहा है वो नक्शा देख सके, नक्शे में उसकी चॉइस देख सके कि भाई कौन सा उसका उसको प्रॉपर्टी लेनी है।
तो इस तरह से क्या है, पहले लेआउट प्लान बनते नहीं थे, बिना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के बुकिंग हो जाती थी, बल्कि यहाँ तो इस तरीके की धांधली भी हुई है कि बिना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के बिल्डिंग बना दी, और बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग बनाने के बाद जब बिल्डिंग के साथ उसमें बहुत सारी हैवी पेनल्टीज देनी पड़ी, बुकिंग भी हो गई, बिल्डिंग भी बन गई और बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं हुई। तो अब आज की तारीख में सारे के सारे जो नेसेसरी प्लान्स हैं वो सारे के सारे पहले इट शुड बी इन प्लेस, अप्रूव्ड प्लान्स, ताकि आदमी चॉइस कर सके। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी की बात थी, सूचना की बात थी। बिना इस सूचना के पहले आदमी अंदाजा से, पहले आदमी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर हैज बीन सेड टू हिम, वो बुकिंग कर रहा था, अलॉटमेंट लेटर ले रहा था। अब नहीं, अब ही नोज कि ये बिल्डिंग प्लान उसका अप्रूव्ड है, ये लेआउट प्लान अप्रूव्ड है, वो इस प्रॉपर्टी को ले रहा है, ये अप्रूव्ड प्रॉपर्टी का पार्ट है, मतलब उसमें कोई उसको गफलत की गुंजाइश नहीं है। अब क्या बात आती है आगे, फिर वो क्या क्या जरूरी सूचना उसकी जरूरी है, उसके ये भी सूचना लेता है वो भाई जो पेंडिंग अप्रूवल्स हैं, जो टाइम टू टाइम लेनी है इसने, जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करेगा तो जो अप्रूवल्स टाइम टू टाइम लेनी, वो प्रोग्रेस, वो अप्रूवल्स क्या है, अप्रूवल्स ये कब लेगा, वो एक सर्टिफिकेट भी देता है कि मैं पेंडिंग अप्रूवल्स के लिए विद इन टाइम लिमिट अप्लाई कर दूंगा मैं और उनको अप्रूवल्स को लूंगा ताकि प्रोजेक्ट मेरा ना रुके। इस प्रकार से जो आवश्यक सूचना है, फिर क्या सूचना देता है वो, ही हैज टू डिक्लेयर नेम ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट, कि ये मेरे रियल एस्टेट एजेंट है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है ताकि रियल एस्टेट एजेंट की जिम्मेदारी रहे और प्रमोटर भी जिम्मेदार रहे उनके लिए, ये रियल एस्टेट एजेंट है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, स्ट्रक्चर इंजीनियर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, इंजीनियर कौन है, ठीक है ना, उन सब की सूचना होती है। यानी अब प्रोजेक्ट के बारे में छुपाने के लिए कुछ नहीं है, बताने और दिखाने के लिए बहुत कुछ है, और उसी के आधार पर जो एलओटी है वो अपना निर्णय लेता है। और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है किसी भी स्टेज पर, वही सवाल था मेरा, गलत सूचना पाई जाती है तो गलत सूचना पाई जाने की स्थिति में वो एलओटी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में कंप्लेंट कर सकता है, और जो प्रमोटर है यदि गलत सूचना पाए जाने पर उस पर भारी जुर्माना किया जा सकता है, भारी जुर्माना किया जा सकता है। यहां तक यदि एडवर्टीजमेंट में उसने गलत दे दिया, ये तो आप लेआउट प्लान, बिल्डिंग प्लान और ये तो उनको तो छोड़ेगा, एडवर्टीजमेंट या ब्रोशर, प्रोस्पेक्टस, उसमें भी उसने यदि कोई सूचना गलत दे दी है और उस सूचना के आधार पर किसी एलओटी ने उसे बुकिंग कर दी है, तो उस एलओटी को राइट है जब भी कभी उसको जानकारी मिले कि मुझे गलत सूचना देकर के इसने वो लिया है, मेरे से पैसा लिया है, तो उसको राइट है कि पूरा अपना पैसा वापस मांगने का, पैसे ब्याज सहित मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, और साथ ही साथ यदि उसे कोई उसके कारण नुकसान हुआ है तो ही हैज ए राइट टू सी कॉम्पेंसेशन। तो इस एक्ट की एक बहुत बड़ी जो खासियत ये है कि गलत सूचना देने पर पहले जबकि प्रमोटर स्कॉट फ्री निकल जाता था, उसको प्रमोटर कुछ नहीं कर पाते थे बेचारे लोग, पैसा फंस जाता था, पैसा भी नहीं वापस दे पाते थे। अब गलत सूचना देने पर कंपेंसेशन ही पे करना पड़ेगा और एलओटी अपना पूरा पैसा ब्याज सहित, जो प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है अराउंड 10%, इस समय 9.5 चल रही है, तो वो प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पर अपना पैसा भी यानी रिफंड लेगा, वो इंटरेस्ट भी लेगा। तो इस प्रकार से जैसा मैंने कहा ना कि अब जमाना जो है वो ट्रांसपेरेंसी का है, और इस एक्ट ने इस पारदर्शिता को लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके बावजूद भी सभी तरह के लोग हैं, कुछ प्रमोटर्स ऐसे हैं कुछ छुपा जाते हैं या सूचना केवल गलत भी दे देते हैं। जब भी ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो बिना किसी कंसेशन के, बिना किसी उसके प्रति कोई कंसेशन दें हम लोग सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई करते हैं और हैवी पेनल्टीज लगाते हैं। और अब आप कह सकते हो कि काफी हद तक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में पारदर्शिता है। देखिए, बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। रेरा के आने के बाद डेवलपर बिल्डर, मतलब कम से कम ऐसे जो पहले बगैर आधार के झूठ चलता था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। बस यही है कि आप जो सूचना, जब आप कुछ चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं या लेना चाह रहे हो, तो रेरा की साइट और डेवलपर की साइट, ये सारी चीजें जान लें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आपके साथ, रेरा के चेयरमैन साहब डॉक्टर के खंडेलाल ने साफ कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको जो
फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, मिस इन्फॉर्म किया गया है, तो उसके बदले में आप केवल शिकायत डालें और उस शिकायत पर आपका जो नुकसान है उसकी तो भरपाई होगी, उस पर पेनल्टी भी लगेगी। इस खास पेशकश लगातार जारी है और फिर आपको बताएंगे कि इस कार्यक्रम के अलावा जितनी भी सूचना है उसको लेकर रेरा और क्या जमीन पर काम कर रही है उस पर भी बात होगी। तो रेरा के गुरुग्राम के मेंबर वीके गोयल साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सवाल यही है कि लगातार आप लोग भी कोशिश करते हैं कि जानकारी सही जाए, लेकिन अभी भी जो बिल्डर है या यूं कहिए कि जो रियल एस्टेट के प्लेयर हैं, ऐसा लगता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन या झूठी एडवर्टाइज इस तरह की चीज़ें चलती हैं जो ऑलर्टी को, ग्राहक को बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ स्थिति बनाई है? देखिए, जो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लॉट ऑफ ड्यूटीज़ और जो फंक्शंस हैं वो असाइन किए गए हैं बिल्डर को, उसको सही जानकारी देनी ही है। जहाँ तक उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जानकारी है, तमाम जानकारी हैं, वो तो हम उस रजिस्ट्रेशन के टाइम जब करते हैं उससे पहले उसको लेके अपलोड करते ही करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका ये है कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो भ्रमित ना करे, उसके लिए एक्ट में सेक्शन 12 में एक स्पेसिफिक प्रावधान दिया गया है। उसकी ड्यूटी है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो जानकारी दे वो सही हो, और किसी स्टेज पे कोई ऐसा साबित किया जाता है, कंप्लेनेंट द्वारा कंप्लेंट फाइल की जाती है कि उस द्वारा भ्रमित जानकारी या असत्य जानकारी दी गई है, तो कंप्लेंट की जा सकती है अथॉरिटी में। और जो बिल्डर है उस स्थिति के अंदर लायबल है, प्लॉट का जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका रिफंड ही नहीं मिलेगा उसको वापस, बल्कि उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा, और उसके लिए गलत जानकारी के भ्रम में जो उसने इन्वेस्ट किया तो जो अलॉटी है वो उसके कंपनसेशन के लिए भी हकदार होगा, जिसके लिए वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पे बिल्डर की 3 लायबिलिटीज हो जाती हैं। उसको अमाउंट रिफंड करना पड़ सकता है, उस पर ब्याज देना पड़ सकता है, और न कि ये उस पर उसको कंपनसेशन भी दे सकता है, देना पड़ेगा। जी, ये बड़ी अच्छी बात बताई कि कंपनसेशन भी मिलेगा और उसका जो रिफंड है वो भी मिलेगा। सवाल ये है कि बहुत सारी चीज़ें आप लगातार ये मैसेज भी देते हो, ये सारी चीज़ें बताते भी हो कि इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन ये जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डर हैं, डेवलपर हैं या दूसरे लोग हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ये जो सिलसिला है ये थमता नहीं है। इसकी वजह ये है कि क्या जो पनिशमेंट है वो कम है या इन लोगों पर कार्रवाई ठीक से हो नहीं रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसमें रेरा एक्ट आने के बाद काफी सुधार आ रहा है। एक तो जो अलॉटी या इन्वेस्टर है जिसने भी अपना प्लॉट या फ्लैट या अपार्टमेंट या ऑफिस स्पेस लेना है, उसको सही जानकारी रेरा के माध्यम से साइट पे होस्ट की जाती है, और वो कॉलोनाइजर उसके लिए बाध्य है कि उसको सही जानकारी दे। एक तो ये है। दूसरा, उसके बाद जहाँ तक कंप्लेंट का संबंध है, जैसा कि पिछली बार बताया गया कि मोर देन 12,000 कंप्लेंट्स पे निर्णय लेके डायरेक्शंस दी गई हैं, और उनका अनुपालना की जा रही है और करवाई जा रही है, और इसके लिए एक्ट में बड़े सख्त प्रावधान है। सख्त वो लागू हो पाते हैं जो प्रावधान, क्योंकि सख्त प्रावधान इसमें खाली रिफंड ही नहीं, हम जो है रेरा जो है, अगर कोई बिल्डर उस आदेश की पालना नहीं करता है तो उसको अनुपालना करवाने के लिए सिविल कोर्ट के तरह ही उसकी अपनी पावर्स को और अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, और जो फाइन है बिल्डर पे उसका नहीं अनुपालना करने की स्थिति में अप टू 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट तक का उस पर फाइन का प्रावधान है। और किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं मानता है तो उस पर प्रतिदिन के आधार के बेसिस पर भी जुर्माना या फाइन लगाया जाता है, निश्चित किया जा सकता है, एंड इट कैन गो अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट, जो कि एक काफी बड़ा आर्थिक तौर के आर्थिक दंड के रूप में लिया जा सकता है। एक और चीज सर, कि कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है उस कि ये जो इन्फॉर्मेशन है फॉल्स है, उसके बाद ही रेरा कार्रवाई करती है, रेरा की नजर रहती है कि ऐसे लोग, या खुद की कोई मॉनिटरिंग कुछ इस तरह का सिस्टम है आप लोगों का? सर्टेनली रेरा समय समय पर केवल अपने एड्स के माध्यम से जागरूक ही नहीं करता है, इस पर नजर भी रखता है,
और किसी भी प्रकार को कोई भी ऐड देता है तो उसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से भी अपने लाइसेंस से संबंधित लाइसेंस नंबर और जो जरूरी जानकारियां हैं वो देनी होती हैं। इसी प्रकार न केवल दिस परंतु उसको अपना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना पड़ता है, और जैसे ही रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और वो दिया तो कोई भी जो अलॉटी है उसको जो है अपना साइट पे जाके उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर से संबंधित जितने भी डिटेल और जानकारियां हैं प्रोजेक्ट से संबंधित वो उसे उपलब्ध ऑनलाइन ही हो जाएंगी। बड़ी चीज है, रेरा खासकर ऐसे डेवलपर्स और ऐसे बिल्डर पर नजर रखे हुए है जो लोगों के साथ धोखा करते हैं, जो अपनी मनमानी या अपने फायदे के चलते लोगों की जो मेहनत की कमाई है उससे खिलवाड़ करते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए उसे देखें, रेरा की साइट पर वो है, और जो बिल्डर या डेवलपर इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देता है उसके खिलाफ आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। उफ, ये सरदर्द। डिस्प्रिन 1 मिनट में घुलकर काम शुरू कर देती है। डिस्प्रिन, दर्द का अंत तुरंत। मोती जैसे खनकती रानी, शुद्धता की मिसालें, राजधानी हर घर की चाहत, आटा हो या दालें। कितने रिश्ते जुड़े हैं इस एक दिल से, हर पल इसी आवाज से ही तो धड़कता है। फिर क्यों न रखा जाए इस दिल का ख्याल। SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। जब बात दिल की होगी तो ख्याल रखने वालों में ये नाम सबसे पहले आएगा। है यहाँ वो हर सुविधा जो कोशिश करती है आपके दिल का ख्याल रखने की। SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। केयर विद कंपैशन। जर्म्स और वायरसेस सतहों पर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए मेरा भरोसा लाइजॉल, जो हमारे कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को सिर्फ 30 सेकंड में और 99.9% जर्म्स भी, तभी तो घर बने सेफ टू टच। 70% घरों में छिपे हैं दोनों, जानलेवा मच्छर और कॉकरोच। इसीलिए मॉर्टीन 2 in 1 जो मारे दोनों, जानलेवा डेंगू मच्छर और कॉकरोच एक ही स्प्रे में। उफ, ये सरदर्द। डिस्प्रिन 1 मिनट में घुलकर काम शुरू कर देती है। डिस्प्रिन, दर्द का अंत तुरंत। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरिया लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। टर्मिकूल के साथ 55 रुपए का डेटॉल कूल साबुन फ्री। जब खुजली हाथ से बाहर निकल जाए, इजगात काम आए। टर्बिनाफिन 4 गुना तेजी से इन्फेक्शन मिटाए और मेंथॉल ठंडक पहुंचाए। इजगार्ड लगाओ, खुजली मिटाओ। उफ, ये सरदर्द। डिस्प्रिन 1 मिनट में घुलकर काम शुरू कर देती है। डिस्प्रिन, दर्द का अंत तुरंत। एक्सेल 100 नहीं, TVS एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ सुपर माइलेज। ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए। नई TVS एक्सेल 100 आश्चर्यों से भरी। मोती जैसे खनकती रानी, शुद्धता की मिसालें, राजधानी हर घर की चाहत, आटा हो या दालें। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरिया लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। टर्मिकूल के साथ 55 रुपए का डेटॉल कूल साबुन फ्री। Need to go to the salon, but isn't it risky? अपने सैलॉन को घर ले आओ। Wheat cold wax strips, the future of waxing. It's cool gel wax, grips the hair, not the skin. For salon smooth finish at home, get up to 28 days of smoothness with the future of waxing. Bye bye salon. लड़की होने का मतलब ये नहीं कि बंदिशों से दोस्ती कर लो। कामयाबी हौसला देखती है, जेंडर नहीं। इसलिए लाइफ तुम्हारी, रूल्स भी तुम्हारे। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। जर्म्स और वायरसेस सतहों पर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए मेरा भरोसा लाइजॉल, जो हमारे कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को सिर्फ 30 सेकंड में और 99.9% जर्म्स भी, तभी तो घर बने सेफ टू टच।
जब खुजली हाथ से बाहर निकल जाए, इजकाट काम आए। टर्बिनाफिन 4 गुना तेजी से इन्फेक्शन मिटाए और मेंथॉल ठंडक पहुंचाए। इजकाट लगाओ, खुजली मिटाओ। जर्म्स और वायरसेस सतहों पर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए मेरा भरोसा लाइजॉल, जो हमारे कोविड-19 फैलाने वाले कोरोना वायरस को सिर्फ 30 सेकंड में और 99.9% जर्म्स भी। तभी तो घर बने सेफ टू टच। लड़की होने का मतलब ये नहीं कि बंदिशों से दोस्ती कर लो। कामयाबी हौसला देखती है, जेंडर नहीं। इसलिए लाइफ तुम्हारी, रूल्स भी तुम्हारे। सिग्नेचर ग्लोबल, आप